कहाँ तक हुआ? क्या चीज? पार्सल, हाँ ठीक है। पानी ले जाइए, पानी। हम्म। एंटी फ्लोराइड। तो उसके बाद लिखिए, एक चीज छूट गया था, डेंसिटी ऑफ, इसको पहले कवर कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल और या डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, एक ही चीज है दोनों। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास ऑफ ऑल द एटम, एक यूनिट सेल के अंदर जितना भी एटम्स होगा उसका मास निकाल लेंगे, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये लिख लेता हूँ, मास ऑफ ऑल द atoms in the unit cell upon volume of unit cell। देखो, अगर मान लो कि एक यूनिट सेल के अंदर अगर 10 एटम है, तो हम क्या ये कर सकते हैं, एक एटम का मास निकाल के इंटू 10 कर सकते हैं। तो इसी तरह मास ऑफ ऑल द एटम इन द यूनिट सेल, एक एटम का मास निकाल लेंगे इंटू नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, कर सकते हैं ना? तो यही लिख रहे हैं। तो मास, नंबर ऑफ एटम को कौन डिनोट करता है? जेड। जेड डिनोट द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इंटू मास ऑफ वन एटम इन द यूनिट सेल। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालते हैं? यूनिट सेल आपका मेनली जो आपको पढ़ना है क्यूबिकल शेप का होता है, तो एक क्यूब का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? एक क्यूब करके। तो ये क्या हो जाएगा, जेड इंटू मास ऑफ वन एटम। ये जो एटम्स मेनली होता है ना आपका, तो मास ऑफ वन एटम कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं एन एटम का जो मास होता है, एन एटम का ऐसे लिख सकते हो उधर, मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम कितना होता है? मैं अगर पूछूं मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम तो क्या बोलोगे? मास ऑफ वन मोल ऑफ सोडियम दैट इज इक्वल टू 23 ग्राम होता है ना। मोलर मास, मोलर मास मतलब क्या होता है? मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी एटम। तो अगर मैं बोलूं मोलर मास, मोलर मतलब मास ऑफ एनी, मास ऑफ वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, या बोल सकते हैं मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर बना लीजिए, हम जानते हैं कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम इज इक्वल टू मोलर मास। मोलर मास को m से डिनोट करेंगे। तो मास ऑफ वन एटम का क्या होगा? एक एटम का मास क्या होगा? दैट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर होगा ये। तो यही एक एटम का मास यहाँ पर रखना है। तो m अपॉन एन ए, m अपॉन एन ए इज द मास ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दैट वन इज एक क्यू। अगर एज लेंथ है तो एक क्यू हो जाएगा। तो फाइनली फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, मास ऑफ यूनिट सेल दैट वन इज इक्वल टू
जेड इंटू एम अपॉन एन ए क्यूब। ये चीज ध्यान रखना है। अब ये बताओ डेंसिटी का मेनली यूनिट क्या चीज है? डेंसिटी का यूनिट, उसके पहले ये मोलर मास का जो मेनली यूनिट होगा दैट वन इज ग्राम पर मोल। इसका मेनली यूनिट आपको जो निकालने कहेगा दैट इज ग्राम पर सीसी या ग्राम पर एमएल, एक ही चीज है। ये ग्राम पर सीसी, या हम इसी को क्या बोलते हैं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राम पर एमएल। सेम चीज है, 1 cc इज इक्वल टू 1 ml। क्वेश्चन में मेनली आपको जो एज लेंथ होगा मेनली एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर, ये सब में दिया रहेगा। उसको आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। उसके लिए ये ध्यान रखना, हम लोग जानते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। अगर सेंटीमीटर में बोल दें तो सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू हाउ मच मीटर? अगर सेंटीमीटर में बोल दे तो 1 पिकोमीटर, दैट वन इज 10⁻12 मीटर। तो ये चीज ध्यान रखना है, डायरेक्टली सेंटीमीटर में नहीं देगा, आप उसको कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी यूनिट सेल। सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी यूनिट सेल। सोडियम क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल, यूनिट सेल, full stop. If distance between nearest neighbor, if distance between nearest neighbor, if distance between nearest neighbor is 1.73 angstrom. If distance between nearest neighbor is if distance between nearest neighbor is 1.73 angstrom, then calculate the first bit। फर्स्ट बिट है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। सेकेंड बिट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। एक बीसीसी यूनिट सेल है जिसमें बोल दिया है कि डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरर इज 1.73 एंगस्ट्रॉम। तो इसका मतलब बताओ मुझे, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरर ये क्या दिया हुआ है? अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हुआ, कॉर्नर से बॉडी सेंटर का डिस्टेंस ना। ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरर का मतलब होता है, देखो सर 2r। हाँ, क्या बोला गया, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरर, नेबरर मतलब दोनों सटा हुआ है, मतलब क्वेश्चंस में आपको 2r का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ, नहीं 2r इज इक्वल टू 1.73, दैट इज √3। 1.73 क्या होता है, √3 ही होता है ना। 1.73 दैट इज √3। चलो, ये क्वेश्चंस में आपको जो लैंग्वेज दिया हो ना, इसका यही मतलब होता है, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरर मतलब इनडायरेक्टली आपको बाउंड लेंथ दिया हुआ है,
ये 2r डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबरर। समझ रहा है ना, समझ में आया? ये चीज दिया हुआ है, अब निकालो। एक कैसे निकालेंगे? इस क्वेश्चंस में पहले एज लेंथ कैसे निकालेंगे? बीसीसी में एज लेंथ कैसे निकालते हैं? रिलेशंस बताया है क्या? दैट इज बॉडी डायगोनल √3 = 4r करके निकालो। देखो, अगर क्वेश्चन का पहले ये लैंग्वेज ही आपको समझ में नहीं आया तो आगे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। हाँ, 2 एंगस्ट्रॉन आएगा, ए का वैल्यू 2 एंगस्ट्रॉन आएगा। चलो, ये चीज तो समझ में आ रहा है ना, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरर इज 1.73 एंगस्ट्रॉम। तो हम जानते हैं बीसीसी के लिए क्या बोला था? बॉडी डायगोनल वाला एटम टच करते हैं, मतलब 4r = √3a। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे, दैट वन इज 4r/√3। 4r को ऐसे लिख सकते हैं, देखो क्वेश्चंस में इसका वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 2 एंगस्ट्रॉन इज द आंसर। हो गया पहला बिट। सेकेंड बिट है आपको डेंसिटी निकालना। बीसीसी के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। सोडियम एटम्स है तो इसका मोलर मास कितना होता है? 23। एवोगैड्रोस नंबर को आप ये कैलकुलेशंस के लिए ले सकते हो, 6 × 10⁻⁻23। अब ये बताइए मुझे, ए का वैल्यू सेंटीमीटर में। हाँ, 2 × 10⁻⁸ का क्यूब करना नहीं भूलिएगा, यहाँ पर भूल जाते हैं जनरली। तो ये कितना आ जाएगा देखिए, 2 × 23/6 इंटू, देखो ये 10⁻23 और ये 24 आ रहा है। 24 आ रहा है तो ऊपर इंटू 10 कर देता हूँ, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये और ये पूरा कैंसिल। और ये कितना बन गया? 8। ये कितना आ गया? 230/24, अप्रोक्स 10 के बराबर आएगा, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 240 होता तो 10 होता, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्स हम 10 बोल दिया। 9.546। चलो, तो ये डेंसिटी वाला क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये सब रिलेशंस याद होना चाहिए, तो आपसे बनेगा क्वेश्चन। डेंसिटी वाला क्वेश्चंस में ये भी करते हैं, डेंसिटी दे देगा, ए दे देगा, और कभी कभी जेड निकलवाता है, जेड निकलवाता है और पूछता है कि वो जो यूनिट सेल है कैसा यूनिट सेल होगा। तो अगर हम जेड का वैल्यू 1 आ गया, जेड का वैल्यू अगर 1 आ गया तो कौन सा यूनिट सेल होगा? सिंपल क्यूबिक होगा। अगर जेड का वैल्यू 2 आ गया तो बीसीसी होगा। अगर जेड का वैल्यू 4 आ गया तो एफसीसी। तो इस तरह से आपको सब डाटा देगा, जेड निकलवाएगा, जेड निकालकर आप यूनिट सेल बता सकते हो, या नहीं तो ये सब डाटा देगा, आप डेंसिटी निकाल सकते हो। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर्स में और क्या बचा हुआ है? और मेनली बचा हुआ है इस चैप्टर्स में थ्योरेटिकल पोर्शन बचा हुआ है, दैट वन इज द डिफेक्ट। पी टाइप एन टाइप तो बायोलॉजी में पढ़ लेना ना, ये करे कि फिजिक्स में पढ़ लेना, मॉडर्न फिजिक्स में डिटेल्स में पढ़ेगा। हम ये पढ़ा दूंगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, वो पढ़ा दूंगा। और ये पी टाइप एन टाइप इंट्रिंसिक एक्सटेंसिव ये सब फिजिक्स में आप डिटेल्स में पढ़ोगे, तो वहां से पढ़ लेना कि यहाँ पर दोनों सेम चीज है। यहाँ पर तो थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है फिजिक्स में, तो और इसका चलो
तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट इन सॉलिड्स। तो डिफेक्ट होता क्या, पहले ये बताओ। अच्छा, हैंडी का जैसे मान लो ना, कोई कोई जैसे NaCl का क्रिस्टल है, तो एक पहले सबसे पहले समझना पड़ेगा कि परफेक्ट क्रिस्टल्स क्या होता है। परफेक्ट क्रिस्टल्स का मतलब होता है उसके लैटिस पर एटम्स प्रेजेंट है। जैसे अगर NaCl का क्रिस्टल ऐसा ही होता है। अगर NaCl का क्रिस्टल बनाऊं मैं, दिस इज अ परफेक्ट क्रिस्टल्स। परफेक्ट क्रिस्टल मतलब इसके जो भी आयंस हैं अपने लैटिस पर प्रेजेंट है। अगर मान लो यहाँ से मैं सोडियम को निकाल दूंगा, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। अगर मान लो कि सोडियम यहाँ से मूव कर, जैसे ये सब जो है ना, इसको हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं, लैटिस। और ये जो बीच का खाली स्पेस दिख रहा है उसको क्या बोला जाता है, इंटरटेशियल्स बोला जाता है। इंटरटेशियल, ये पहले क्या, इसको क्या बोला, एक बार लिख लो इसको। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस बोलते हैं, लैटिस। और ये जो बीच का खाली स्पेस दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल्स। जो भी खाली स्पेस आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो ये परफेक्ट क्रिस्टल्स है, तो इसके अंदर डिफेक्ट आने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। यहाँ से मान लो कि लैटिस पॉइंट से कोई एटम्स मूव कर गया हो, बाहर निकल गया हो, या ये भी हो सकता है ये यहाँ से मूव कर इंटरस्टिशियल साइड पर चला आया हो, तो भी डिफेक्ट आएगा। तो डिफेक्ट इन सॉलिड का एक लाइन लिख लेना, एनी इरेगुलरिटी, एनी इरेगुलरिटी, एनी इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी, any irregularities in the arrangement of, any irregularity in the arrangement of particles, any irregularity in the arrangement of particles। तो ये डिफेक्ट समझ गया क्या होता है, एनी इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एनी गिवन क्रिस्टल्स, इन एनी गिवन क्रिस्टल। देखो, अब ये डिफेक्ट भी तीन तरह का होता है, डिफेक्ट भी तीन तरह का होता है। अगर मान लो इस लैटिस पॉइंट से कोई एटम्स निकल कर बाहर चलाया हो, तो हम बोलेंगे उसको पॉइंट डिफेक्ट। किसी पॉइंट के अराउंड अगर डिफेक्ट आएगा तो उसको पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। अगर किसी मान लो एक लाइन से ही पूरा एटम्स मूव कर गया हो, तो क्या बोलेंगे उसको, लाइन डिफेक्ट। और अगर मान लो कि एक प्लेन से पूरा एटम्स मूव कर गया हो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्लेन डिफेक्ट। बट आपके सिलेबस में ओनली क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में पढ़ना है। समझ गया, ये तीन तरह का होता है, लिख लो, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, टाइप्स ऑफ डिफेक्ट। टाइप्स ऑफ डिफेक्ट में पहला लिखना पॉइंट डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में इतना लिख लो, इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी अराउंड ए पॉइंट, इरेगुलरिटी अराउंड ए पॉइंट। इतना से समझ जाओगे, अराउंड ए पॉइंट, किसी पॉइंट के
अराउंड अगर कोई इरेगुलरिटी देखा जा रहा है तो उसको हम पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। दूसरा लिख लेना, दैट वन इज लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट यहां पर लिख लेना, इरेगुलरिटी अराउंड ए लाइन। इरेगुलरिटी अराउंड ए लाइन। और तीसरा होता है प्लेन डिफेक्ट। इसमें लिखना है ओनली इरेगुलरिटी अराउंड ए प्लेन। एक पूरे प्लेन में एटम्स का इरेगुलरिटी देखा जाता है उसमें। अब आप ओनली पॉइंट डिफेक्ट हेडिंग दे, पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि आपको ओनली क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट। अब ये पॉइंट डिफेक्ट दे, पॉइंट डिफेक्ट। तो ये पॉइंट डिफेक्ट भी दो तरह का होता है, ये टेबल ध्यान रखना। पॉइंट डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक को बोलते हैं स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा को बोलते हैं नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा क्या होता है, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा पता है, मतलब आफ्टर डिफेक्ट देयर विल बी नो चेंज इन द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। जैसे NaCl का फॉर्मूला बिफोर डिफेक्ट NaCl था, बाद में भी इरेगुलरिटी आने के बाद, डिफेक्ट होने के बाद भी उसका फॉर्मूला NaCl मेंटेन रहेगा। मींस देयर विल बी नो चेंज इन द स्टैचोमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। बट इसमें क्या होगा, चेंज हो जाएगा डिफेक्ट के बाद, देयर विल बी चेंज इन द स्टैचोमेट्री। तो इसमें लिख लो आप, नो चेंज इन द, नो चेंज इन द, नो चेंज इन द स्टैचोमेट्री, नो चेंज इन द स्टैचोमेट्री। हाँ, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट के नीचे लिख लो नो चेंज इन द स्टैचोमेट्री, मतलब फॉर्मूला विल रिमेन एज इट इज आफ्टर डिफेक्ट, नो चेंज इन द स्टैचोमेट्री। और इसमें लिख लेना चेंज इन द स्टैचोमेट्री, इसके ब्रैकेट में लिख लो चेंज इन द स्टैचोमेट्री। अब ये स्टैचोमेट्री डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट और दूसरा को बोलते हैं स्कॉट की डिफेक्ट। तो इसमें लिखना दो दो पार्ट इफेक्ट कर दो, इसमें दो पार्ट, एक को बोलते हैं फ्रैंकेल डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, स्कॉट की डिफेक्ट, स्कॉट की, स्कॉट की डिफेक्ट। ये भी दो तरह का होता है, हाँ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो इसमें आप क्या करें, इसमें दो पार्ट बनाएं, एक में लिखें आप मेटल एक्सेस डिफेक्ट, डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये ध्यान रखना, मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी दो तरह का होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज। मतलब मेटल को एक्सेस करने का दो तरीका है, एक एनायन को कम कर दो, मेटल मतलब क्या, कैटायन। देखो ये समझो, मेटल एक्सेस, मेनली मेटल क्या होता है, मेटल जो इलेक्ट्रॉन इजिली लूज करता है उसी को मेटल्स बोलते हैं। जैसे NaCl में क्या होता है, सोडियम, सोडियम मेटल्स है और क्लोरीन नॉन मेटल्स है। तो मेटल एक्सेस करने का दो तरीका, ऐसा समझो। देखो अभी बिफोर डिफेक्ट, बिफोर डिफेक्ट सेम है,
अभी हम क्या करेंगे ना, मेटल को एक्सेस करने का तरीका है। ये देखो, ये केटायन है और ये एनायन है। केटायन मतलब मेटल्स। तो इसको डिफेक्ट करने का एक तरीका है कि एनायन को कम कर दो, मेटल अपने आप ज्यादा हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, इसको केटायन को ज्यादा कर दो। दोनों में क्या हो जाएगा, मेटल एक्सेस हो जाएगा। और इसमें बताओ, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट मतलब क्या है? ये जो मेटल है इसको कम करना है। ये कम कैसे होगा? हम्म केटायन 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 को क्या कर दो, कम कर दो। केटायन कम कर दोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगा। तो यही यहाँ इसमें लिखो, इसका दो पार्ट होता है। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट लिखो, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। और दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरटीसियल्स। तो जो एक टर्म होता है इंटरटीसियल्स, लिख लो इंटरटीसियल्स के टाइम। वही सेम बात है, इंटरटीसियल साइड पर क्या देखोगे, मेटल्स आ जाएगा, केटायंस आ जाएगा, अपने आप मेटल एक्सेस हो जाएगा। चलो, तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। पहले लिखो स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट लिखो। स्कॉटकी डिफेक्ट मतलब इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट और ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एनायन वैकेंसी, इसी में फर्ब सेंटर आ जाएगा, वगैरह वगैरह आ जाएगा। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कॉटकी डिफेक्ट हेडिंग दीजिए। स्कॉटकी डिफेक्ट मतलब हम लोग स्टैचूमेट्री डिफेक्ट का पहला पार्ट पढ़ रहे हैं, दैट वन इज स्कॉटकी डिफेक्ट। तो कैसे पॉइंट याद रखोगे बताओ। देखो, स्कॉटकी में क्या आ रहा है, एस आ रहा है। एस मतलब क्या, ये ध्यान रखना, सेम नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। मतलब पहला पॉइंट लिखो इक्वल, सेम मतलब इक्वल, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। लैटिस साइड इक्वल के ब्रैकेट में आप सेम कर लीजिए ताकि याद करने में आपको इजी हो। स्कॉट की एस से शुरू होता है और एस से सेम भी आता है। सेम नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। डायग्राम भी बनाएंगे। देखो, हम सेकेंड क्या करते हैं, डायग्राम भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों चीज दिखाएंगे, बिफोर डिफेक्ट और आफ्टर डिफेक्ट। तो आपको दो डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे देखो, ये मान लो कि NaCl का क्रिस्टल। भी बनाओ साथ साथ। ये बिफोर डिफेक्ट है। जब इसमें डिफेक्ट आ जाएगा तो क्या होगा, इक्वल नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायन आर मिसिंग। कभी डायग्राम देकर भी पूछे एग्जाम में, तो डायग्राम भी आपको देखकर समझ में आना चाहिए कौन सा डिफेक्ट है, फ्रैंकल है, स्कॉटकी है, वगैरह वगैरह।
देख रहे हो कि इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनआर आर मिसिंग। यहाँ से एक Cl माइनस रिमूव कर दिए हैं और यहाँ से एक Na प्लस रिमूव कर दिए हैं। इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस और एनाइंस आर मिसिंग। तो दिस इज द सिनारियो ऑफ बिफोर डिफेक्ट, बिफोर डिफेक्ट, and this is the scenario of after defect, after defect. Equal number of cations or anion are missing. अब ये बताओ डेंसिटी चेंज होगा या डेंसिटी विल रिमेन सेम? चेंज होगा ना। देखो जैसे ये NaCl का डेंसिटी होगा कुछ ना कुछ बिफोर डिफेक्ट। अभी तो आप क्या देख रहे हो, ये NaCl माइनस लैटिस छोड़कर बाहर चला गया और यहाँ पर Na प्लस लैटिस छोड़कर बाहर चला गया, तो डेंसिटी विल चेंज, डेंसिटी विल डिक्रीज। हाँ तो लिख लो डेंसिटी विल डिक्रीज। नेक्स्ट पॉइंट, डेंसिटी विल डिक्रीज। एक चीज ध्यान रखना, ये जो स्कॉटकी डिफेक्ट हैं ऐसे क्रिस्टल्स में शो होते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई, मतलब ये डिफेक्ट जनरली ऐसे सॉलिड में ऑब्जर्व होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन नंबर इज हाई। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, these solid are electrically neutral, these solid are electrically neutral. These solid are electrically neutral, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिफोर डिफेक्ट जो था, आफ्टर द डिफेक्ट इज आल्सो सेम, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ केटाइंस एंड एनआर आर मिसिंग। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, समझ रहा है? तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा, कोई भी डिफेक्ट हो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा सेम रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। अब देखो यहाँ पर है नहीं, तो ये सोडियम इजिली इधर से उधर मूव कर सकता है ना। तो इसमें ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज and this solid will behave as p type semiconductor। p मतलब होल, ऐसा याद रखा होगा कुछ। p मतलब होल का मूवमेंट और n मतलब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कुछ होता है। तो क्या मैं बोला फिर से, क्या क्या बोला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज and these solid will behave as p type semiconductor। p टाइप सेमीकंडक्टर क्यों? क्योंकि होल क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, it is also known as, it is also known as vacancy defect, it is also known as vacancy defect। क्यों हम इसको वैकेंसी डिफेक्ट बोल रहे हैं? क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो गया है, इसलिए इसको वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, size of cation and anion is almost same, size of cation and anion is almost same, size of cation and anion are almost same। अब इसका कुछ एग्जाम्पल ध्यान रखना है, एग्जाम्पल ध्यान रखना है। जैसे ये मेनली हाइलाइट्स ऑफ अल्कली मेटल्स में जनरली पाया जाता है, मतलब NaCl हो गया, KCl हो गया, सीजियम क्लोराइड हो गया, फिर एक और
ये जो AgBr होता है ना, ये ऐसा कंपाउंड है जिनके अंदर स्कॉटकी डिफेक्ट भी होता है, फ्रैंकेल डिफेक्ट भी होता है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखना है। चलो, इतना पॉइंट आपको क्या करना है, स्कॉटकी डिफेक्ट में ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट, दैट वन इज फ्रैंकेल डिफेक्ट। फ्रैंकेल डिफेक्ट सेकेंड, फ्रैंकेल डिफेक्ट लिखो, इसमें लिखिए फ्रैंकेल डिफेक्ट में कैटायन लीव्स द कैटायन कैटायन लीव्स द लैटिस साइट, cation leaves the lattice site cation leaves the lattice site and occupies in the interstitial site and occupies in the interstitial site. So full stop. So it create vacancy defect, it create vacancy defect, उसी में कंटिन्यू कीजिए, इट क्रिएट वैकेंसी डिफेक्ट एट ओरिजिनल पोजीशंस and interstitial defect at original position and interstitial defect at new positions. क्या बोलना, देखो सेकंड में डायग्राम देखिए क्या बोला जा रहा है। तो आप अभी बनाएं, अभी मैं ये चेंज करूंगा सॉलिड। अभी AgBr कर देता हूं, क्योंकि AgBr के अंदर ये डिफेक्ट होता है। आप लोगों को क्या ये इंटरवल है बीच में देते हैं? हम्म क्या देख रहे हो? ये जो Ag+ है अपना लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर चला आया है। तो ओरिजिनल पोजीशन पर वैकेंसी डिफेक्ट और जहां पर गया है वहां पर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, यही चीज लिखा गया है। तो डायग्राम भी दे देगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये फ्रैंकेल डिफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एटम्स अपना लैटिस साइट को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट पर आ रहा है। बट इन केस ऑफ स्कॉटकी डिफेक्ट, equal number of cations and anions are missing from the lattice site. तो लिख लिए। अब इसमें बताओ, आपसे पूछेंगे व्हाट अबाउट डेंसिटी, क्या डेंसिटी सेम रहेगा? डेंसिटी सेम रहेगा, क्योंकि क्या है,
ये वाला Ag प्लस है, यहाँ मूव करके खाली चला आया है। तो डेंसिटी तो सॉलिड का बिफोर डिफेक्ट एंड आफ्टर डिफेक्ट विल रिमेन सेम। तो लिखिए डेंसिटी विल रिमेन सेम। अगला पॉइंट, डेंसिटी विल रिमेन सेम, डेंसिटी विल रिमेन सेम। ये जनरली ऐसे सॉलिड में ऑब्जर्व होता है, उस सॉलिड में ऑब्जर्व होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो, कोऑर्डिनेशन नंबर इज लो। इसमें भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी विल रिमेन मेंटेन। तो दे तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, these solid are electrically neutral, these solid are electrically neutral। कंडक्टिविटी के बारे में क्या बोले, इंक्रीज हो जाए, इसको मूव करने का चांस मिल गया। हम्म तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। एंड ये बताओ आफ्टर डिफेक्ट इसको पी टाइप बोले या एन टाइप, होल आ गया ना, तो क्या बोलेंगे, पी टाइप। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। Electrical conductivity will increase and behave as p टाइप सेमीकंडक्टर। मतलब डिफेक्ट के बाद ये p टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। नेक्स्ट वन, इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। तो लिखो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन, डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्यों डिसलोकेशन डिफेक्ट, क्योंकि एटम्स आपका डिसलोकेट हो जा रहा है, अपना लैटिस साइड छोड़कर इंटरटिशियल साइड पर जा रहा है, इसलिए इसको डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे जैसे स्कॉटकी डिफेक्ट बताए थे कि जहां पर केटायन एनायन का साइज सेम रहता है, बट यहाँ पर केटायन एनायन का साइज में डिफरेंस होगा। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज साइज डिफरेंस, there is size difference between cations and anions, there is size difference between cation and anion। अब इसका एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट Ag, AgCl, AgBr, AgI और एक और ZnS, ये चार एग्जांपल आपको मेनली याद रहना चाहिए। सिल्वर का हाईलाइट ये तीनों आ गया, मतलब मेनली जो सिल्वर का हाईलाइट होगा दैट विल शो फ्रैंकेल डिफेक्ट, और सोडियम का जो क्या अल्कली मेटल्स का जो हाईलाइट होगा दैट विल शो स्कॉटकी डिफेक्ट। चलो तो ये भी हो गया, फ्रैंकेल डिफेक्ट इज ओवर, स्कॉटकी डिफेक्ट इज ओवर। हम लोग आप नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट की तरह मूव कर रहे हैं। तो नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट हेडिंग दो, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। इसमें भी देख रहे हो ना AgBr, ये ध्यान रखना है AgBr दोनों डिफेक्ट शो करते हैं, फ्रैंकल्स भी स्कॉटकी डिफेक्ट। नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट, ये सब तो पढ़ने में मजा आ रहा होगा, दिमाग नहीं लगता है। क्या दिमाग लगता है ये सब। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल को एक्सेस करने का तो दो तरीका है। पहला तरीका बताते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू
एनायन वैकेंसी, एनायन को कम कर दो ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एनायन वैकेंसी को एबी भी बोला करेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें लिखो पहले अब, इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट लिख लो ताकि याद रहेगा। इन दिस डिफेक्ट कॉमा, इन दिस डिफेक्ट the anion are missing from the anion are missing from the latticite, anion are missing from the latticite. In this defect, anion are missing from the latticite, latticite due to which metal, metal ब्रैकेट में cation, metal ब्रैकेट में cation, cation is in excess, समझ गया ये चीज जो लिखा। ऐसा किस लिए किया? मेटल को एक्सेस करने के लिए, केटाइंस को बढ़ाने के लिए। और हमको पता है कि कोई भी डिफेक्ट में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डायग्राम भी बनाकर दिखाऊंगा। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रैप्ड इन लैटिसाइड। तो नेक्स्ट लिखो, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, उसी में टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, to maintain electrical neutrality, comma, electron gets trapped, electron get trapped into the anion vacancy, electron get trapped into the anion vacancy, anion vacancy, full stop. The center, इसे कंटिन्यू करो, the center in which electron are trapped, the center in which electron are trapped are called, the center in which electron are trapped are called F center, F center. The center in which electron gets trapped are called F center, F center, comma, which is responsible for color, which is responsible for color, which is responsible for color. लिख लिए। अब यहाँ पर ध्यान देकर समझो क्या बोलना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तो बिफोर डिफेक्ट की बात है। आफ्टर द डिफेक्ट मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं कि एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड, ये एनायन आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड। जब एनायन मिसिंग होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? एनायन वैकेंसी बोलेंगे। तो अभी क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया। तो इसलिए बोला गया है इस जगह पर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है। क्यों ट्रैप्ड होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए। तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो जाता है ना, तो इसी सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ सेंटर बोलते हैं। ये क्या है आपका? दिस वन इज एफ सेंटर। एफ, एफ मीन्स फर्व,
फर्व एक जर्मन टर्म है और इसका मतलब क्या होता है, कलर होता है। एफ मतलब फर्व, फर्व एक जर्मन टर्म है और इसका मतलब होता है कलर। क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड होता है उसी वजह से क्या होता है, ये जो आयनिक कंपाउंड आफ्टर डिफेक्ट क्या होते हैं, कलर एग्जिबिट करते हैं। तो इसको बनाओ आप लोग पहले, क्या जो लिखा हुआ है और जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, दोनों में कोऑर्डिनेशन है। इजी है। अब इसका एग्जाम्पल अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। जैसे NaCl सॉलिड को सोडियम वेपर्स के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर कलर एग्जिबिट करता हो, हाँ येलो कलर एग्जिबिट करते हैं। इसी तरह आपको लिथियम, सोडियम, लिथियम पोटासियम का भी याद रखना पड़ता है। 3 आपको एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगर बोलेगा कि कोई भी आयनिक कंपाउंड कलर एग्जिबिट करते हैं तो इसका रीजन क्या है, तो हम बोलेंगे दैट इज ड्यू टू द मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। एफ सेंटर के कारण ही क्या करते हैं, कलर एग्जिबिट करते हैं। यही एक एकमात्र रीजन है। हम्म, हाँ कलर कलर एग्जिबिट करने का बहुत सारा रीजन है। कलर एग्जिबिट जैसे डीडी ट्रांजिशन के कारण ही कलर एग्जिबिट करता है। फिर एक रीजन ये भी हो गया। फिर एक रीजन आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया गया था, वहां पर भी एक बताया गया था आपको। जैसे एजीवीआर भी कलर एग्जिबिट करते हैं, तो वहां पर भी एक रीजन बताया गया था। 3-4 रीजन होता है कलर एग्जिबिट करने का। एक्लिब्रियम में कहाँ बताए थे, सर सर इसका मतलब जो जितना सारा एफ सेंटर होगा एक्लिब्रियम उतना कहाँ बताया था बता। टाइट्रेशन में तो कलर हम बताया था, कुछ भी बोलता है। सर जितना एफ सेंटर होगा उतना कलर होगा सर। तो ये समझ में आ गया। अब एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल इसका। सर बोल रहे कि सर जितना एफ सेंटर होगा उतना कलर होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो। एक्सेस ऑफ सोडियम, excess of sodium in NaCl crystal makes it yellow। इसका थोड़ा मतलब समझ लो थोड़ा। जैसे मान लो कि ये NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का क्रिस्टल से कभी कभी एक्सप्लेनेशन भी पूछते हैं, तो एक्सप्लेनेशन समझिए पहले। जैसे मान लो कि NaCl का क्रिस्टल बना दिया, ये बहुत बड़ा होगा, मैं इतना ही समझने के लिए बना रहा हूँ। अभी हम इसको क्या करेंगे ना, सोडियम वेपर्स को हीट करेंगे। NaCl को हम कहाँ रखें, सोडियम के एटमॉस्फेयर में रखें। तो जब ये सोडियम, आपको पता है इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, तुरंत ये क्या होता है, अगर थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो ये क्या होगा, Na+ गैस और इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये Na+ क्रिएट हुआ ना, तो ये जो आपको NaCl का क्रिस्टल है, NaCl का जो क्रिस्टल है, यहाँ से क्या किया, एक Cl- मूव करके बाहर चला गया है। यहाँ पे इसके साथ Cl- क्या हो रहा है, जा रहा है। जब ये गया तो क्या हुआ, एनायन वैकेंसी क्रिएट हो गया। और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इसके अंदर ट्रैप्ड हो गए। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड हो गए तो ये कलर एग्जिबिट करना शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो क्या हो गया, एक्साइट होकर ऊपर जाएगा, और जब ऊपर से नीचे आएगा तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का कलर एग्जिबिट करेगा। अगर वो विजिबल रीजन में आ गया तो कलर आपको दिखाई देगा, अगर विजिबल रीजन में नहीं आएगा तो कलर दिखाई नहीं देगा।
और ये बता रहा है कि येलो कलर आ रहा है, मतलब विजिबल रीजन में आ रहा होगा और आपको येलो कलर दिखाई देगा। तो ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स, these NaCl crystals are exhibiting color and that color is yellow. ये ऑनलाइन वाले बच्चे देखो कितना शांत है, मुझे पता भी नहीं चलता है। सब पढ़ने वाले सिंसियर बच्चे हैं। बाहर से दिखता है, या लॉगिन करके चला गया होगा घूमने के लिए ना। तो लिख लिए। दूसरा एग्जांपल लिख लो, ये भी अक्सर पूछा करते हैं। ये पहला का एक्सप्लेनेशंस, दूसरा का भी उसी सेम तरह सा एक्सप्लेनेशन होगा। एक्सेस ऑफ पोटासियम, excess of potassium in KCl crystals makes it violet, या इसको लिलेक भी बोलते हैं, लाइलेक। excess of potassium in KCl crystals। और एक थर्ड वाला एग्जांपल लिथियम वाला पूछते हैं। excess of lithium in LiCl crystals makes it pink। चलो, तो ये भी ओवर हो गया। नेक्स्ट हम मेटल को एक्सेस करने का दूसरा तरीका की तरफ मूव करते हैं। एक तो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, और दूसरा बताया था मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरटिशियल केटायन। अभी क्या होगा, इंटरटिशियल साइट पर केटायन ट्रैप्ड हो जाएगा सेकंड में। तो सेकंड लिखो आप। और इसका भी जो अभी आएगा उसका एग्जाम्पल अक्सर पूछा करते हैं, जिंक ऑक्साइड का। बी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरटिशियस केटायन। इसमें भी आप लिख लें। इन दिस डिफेक्ट, जो कि आपको बाद में समझने में हेल्प करेगा। इन दिस डिफेक्ट comma, in this defect comma some extra cation gets trapped in interstitial site. Some extra cation gets trapped in interstitial site, due to which metal bracket में cation is in excess, due to which metals bracket में cation is in excess। ऐसा करने से क्या हो गया, मेटल आपका एक्सेस में हो गया। अब क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया। उसको मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन दूसरे इंटरस्टिशियल साइट में ट्रैप्ड हो जाएंगे। तो फिर उसको कंटिन्यू करो, फुल स्टॉप। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी electron gets trapped
electron gets trapped in other interstitial site अब यहां समझे, अब ये देखो परफेक्ट क्रिस्टल्स है, इसमें कोई भी तरह का डिफेक्ट नहीं है, बट अगर ये इस तरह का डिफेक्ट अगर एग्जिबिट करना है इसको, तो क्या होगा बताओ, क्या बोला गया, एक एक्स्ट्रा केटायन जो होगा इंटरस्टिशियल साइट पर चला आएगा, मेटल एक्सेस में हो गया, अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया, एक प्लस चार्ज ज्यादा आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, एक माइनस चार्ज को भी लाना पड़ेगा अदर इंटरस्टिशियल साइट पर, इलेक्ट्रॉन्स को लाना पड़ेगा, तभी तभी मेंटेन हो पाएगा। चलो तो लिख लो इसको, बताओ इसका डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया, बढ़ जाएगा। चलो इलेक्ट्रॉन आने से तो कुछ नहीं, चलो इसका मास तो सेम रहता है, मास अबाउट नेग्लिजिबल मानते हैं इसका मास। दूसरा चीज बताओ कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी ये भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना, ये इसको चांस मिल गया इधर उधर जाने के लिए, तो थोड़ा कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा। और ये किस तरह, पी टाइप या एन टाइप की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन्स आ गया ना तो एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, होल आता तो पी टाइप की तरह बिहेव करता। तो इसमें एक पहला बात लिख लो यही कि डेंसिटी विल इंक्रीज, डेंसिटी विल इंक्रीज। दूसरा पॉइंट, कंडक्टिविटी विल इंक्रीज, conductivity will increase, conductivity will increase and behave as n type semiconductor। अच्छा इसके पहले वाला कैसा बिहेव करेगा, इसके पहले वाला मतलब जो बताया ना, दैट इज एनायन वैकेंसी, पी टाइप या एन टाइप, हाँ एन टाइप ही होगा, तो उसमें अगर लिखना है तो लिख सकते हो, कंडक्टिविटी उसमें भी बढ़ेगा और दे विल बिहेव एज एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आ गया ना, इलेक्ट्रॉन्स आने से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर होल का मूवमेंट होता है तो उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। चलो अब इसका एग्जांपल जो अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, ये जो जब जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे, हीट, और इधर कोल्ड लिख देता हूं, जब ये ठंडा रहता है ना तो ये व्हाइट कलर का होता है जिंक ऑक्साइड, जब ये गर्म करते हैं हम थोड़ा सा भी तो ये क्या होता है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जब ये ठंडा है तो कौन सा कलर, व्हाइट कलर, जब हीट किए तो कौन सा कलर, येलो कलर। क्यों येलो कलर होता है इसको समझो थोड़ा, जैसे जब हम जिंक ऑक्साइड को हीट करेंगे ना, तो हीट करेंगे तो ये ऑक्सीजन इसमें से रिवर्सिबल ऑक्सीजन इवॉल्व होता है, मतलब ये रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, हाँ हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑक्सीजन तो क्या होगा बाहर एटमॉस्फेयर में भाग गया, अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, जिंक कहीं ट्रैप्ड हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, अगर मान लो कि ये जिंक यहाँ पर गया ट्रैप्ड हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ ट्रैप्ड हो जाएगा,
और इसी कारण क्या होगा, ये व्हाइट से येलो में चेंज हो जाएगा। समझ रहा है? तो ये लिख लो, ये अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं। चलो, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट एक बचा है, दैट वन इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट लिख लो, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी, लास्ट बचा ये। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी, ड्यू टू केटायन वैकेंसी। defect due to cation वैकेंसी। तो अभी क्या कर रहे हैं, देखो आपको मेटल को क्या करना है, डेफिशिएंसी करना है, मतलब केटायंस को कम करना है। केटायन को कम करना है तो देखो ना, केटायन ही हम रिमूव कर दिए। अभी क्या है, केटायन एनायन सेम है। अगर आपको मेटल को कम करना है, तो क्या करेंगे, मेटल को कम किए तो हम इसी को निकाल दिए तो ये अपने आप कम हो गया। तो यही चीज करेंगे, देखो यहाँ पर। तो इसमें पहले लिख लो, इन दिस डिफेक्ट comma some metal ब्रैकेट में केटायन, some metal are missing from the lattice, some metals are missing from the lattice, due to which metal is in deficient, due to which metal is in deficient, ये समझ रहे हो, इतना समझ में आ गया। फिर उसके बाद लिखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो गया, मेटल जब कम हो गया, मेरा मेटल कम हो गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करने मतलब मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्लस चार्ज क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लस चार्ज बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें लिखो, टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी some other ion having higher positive charge
some other ion having higher positive charge is introduced देखो जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हम क्या बोला कि देखो वैकेंसी करना है, तो वैकेंसी कर दिया, ये क्या हो गया, दिस वन इज केटायन वैकेंसी। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गया। जब डिस्टर्ब हो गया तो क्या बोला कि यहाँ पर देखो पहले था तो हम लोग क्या इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज मतलब मेंटेन कर लेते थे, बट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इंसर्ट नहीं कर सकते, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन घटाएंगे भी नहीं। इसको करने का क्या बोला कि एक दूसरा केटायन हम इंट्रोड्यूस करेंगे, दूसरा आयन इंट्रोड्यूस करेंगे जिस पर चार्ज ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई एक +2 चार्ज वाला इंट्रोड्यूस कर दिया, जैसे मान लो कि ये FeO का क्रिस्टल्स है, तो Fe प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O22 माइनस ऐसा है। तो अगर यहाँ पर एक Fe2 प्लस है, यहाँ पर भी एक Fe2 प्लस है ना। तो अभी हम क्या करेंगे बताओ, अगर हाँ पॉजिटिव अगर रिमूव कर देंगे तो रिमूव कर दिया, जैसे एग्जांपल यहाँ पर ले ही लो, ये मान लो कि FeO का क्रिस्टल्स है, ऐसा कुछ है। चलो देखो अभी ओवरऑल आपका ये भी केटायन वैकेंसी है, ये भी केटायन वैकेंसी है। कितना चार्ज आपका कम गया, +4 कम गया। तो +4 को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे बताओ, +3 वाला हायर वाला इंट्रोड्यूस करेंगे। तो एक +3 इंट्रोड्यूस करेंगे, एक और कम करना पड़ेगा। अब हो गया टोटल +6 कम हो गया, तो +6 कम हो गया तो क्या करूंगा, हम 2 +3 वाला इंट्रोड्यूस कर दूंगा, हो गया मेंटेन। टोटल 3 जगह से Fe2 प्लस बाहर निकला ना, तो टोटल कितना हो गया, +6 कम हो गया। तो +6 मेंटेन करने के लिए हम 2 Fe3 प्लस आयन इंसर्ट कर दिए इसके अंदर, यही चीज लिखा गया वहां पर। अब क्या हो गया, चार्ज मेंटेन हो गया, यहाँ पर ये इंसर्ट किया गया है, और यहाँ पर क्या है, केटायन वैकेंसी है। अब बताओ इसमें आप ये बताओ कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ेगा, होल क्रिएट हो गया, और ये P टाइप की तरह बिहेव करेगा। इसका बहुत सारा एग्जांपल्स है, जैसे आप देखे होंगे कि Fe0.93O, और भी बहुत सारा एग्जांपल है, Fe0.95O, जैसे निकेल 0.98O। ये सब जितने एग्जांपल दिख रहे हैं ना, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू केटायन वैकेंसी। नॉर्मल फॉर्मूला देखोगे तो क्या होता है, FeO होता है। FeO मतलब 1:1 का रेशियो रहता है, बट यहाँ पर क्या है, मेटल देखो 1 से कम हो गया, 0.93 हो गया है। नॉर्मल फॉर्मूला क्या देखते हो इसका, FeO मतलब एक आयरन के ऊपर एक ऑक्सीजन, बट यहाँ पर क्या है, मेटल 1 से कम हो गया और ऑक्सीजन 1 ही रहा। यहाँ पर भी देखो उसी तरह से, यहाँ पर भी निकेल ऑक्साइड NiO, तो यहाँ पर भी Fe0.98O। तो ये सब जितने वैकेंसी था, जितना मतलब डिफेक्ट था, सब आपको बता दिया। अब उसके बाद इसमें जो बचता है दैट वन इज
मैग्नेटिज्म। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, दैट वन इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स। तो इसमें लिख लीजिए, देयर आर 5 टाइप ऑफ मटेरियल्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। 5 टाइप ऑफ मटेरियल्स। देयर आर 5 टाइप ऑफ मटेरियल्स। पहला जो है दैट वन इज पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। एक एक करके लिखते चलेंगे, पढ़ और इसको डिस्कस करते चलेंगे। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसका जो म्यू मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज रूट ओवर n इंटू n+2 का रूट ओवर, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें पहला पॉइंट लिख लो, वीकली attracted in magnetic field, in presence of magnetic field, in presence of magnetic field, attracted in presence of magnetic field। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मैग्नेटिक मोमेंट इज ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इस केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये जो म्यू होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। म्यू इज व्हाट? दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट, या इसको डायपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका कुछ एग्जांपल आप ध्यान रखिएगा, जैसे टाइटेनियम ऑक्साइड TiO, वेनेडियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड Fe2O3। अब ये सब ऐसे भी चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3। इसका आप कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पता चल जाएगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो हम इसको पैरामैग्नेटिक बोल देंगे। इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बताओ? आर्गन 4s2 3d6 होता है, 4s2 3d6, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, 3d क्या हो जाएगा? 5। इसमें दिख रहा है मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसी तरह इसमें भी चेक कर सकते हो, इसमें भी चेक कर सकते हो, इसमें चेक कर सकते हो। मतलब अगर बॉन्डिंग में आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो आप इजीली चेक कर सकते हो कि पैरामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक नहीं है। चलो दूसरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट वन इज डायमैग्नेटिक। तो इसमें लिख लो, वीकली रिपेल्ड इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, रिपेल्ड वीकली रिपेल्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें ध्यान रखना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है नॉट इक्वल टू 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 0 होता है। इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, इतना तो बॉन्डिंग में भी बताया गया था, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद इसका एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल है दैट इज TiO2, और एग्जाम्पल जैसे NaCl। देख रहे हो यहाँ पर टाइटेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? +4 होगा। यहाँ पर कितना है? +2। कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, इसमें नहीं आएगा। जैसे Na+ में ऑक्सीडेशन से +1 है, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेगा तो क्या होगा? 2s2 2p6, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब क्या है? डायमैग्नेटिक है। चलो तीसरा है, थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक।
फेरोमैग्नेटिक। तीसरा तरह का मटेरियल जो होता है दैट वन इज फेरोमैग्नेटिक। ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहले मैं पढ़ा चुका हूं, ये नया है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, तो पहले ये समझो, जैसे आपको ये पता है ना इलेक्ट्रॉन का दो तरह का मोशन होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, और दूसरा क्या होता है अपने एक्सिस के तरह भी स्पिन करता है। दो तरह का मोशन होता है, एक तो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है और ऐसे नहीं घूमता है, थोड़ा मजा लेकर घूमता है। ऐसे सीधा एक सर्कुलर नहीं घूमता है, थोड़ा सा क्या होता है ऊपर जाता है नीचे जाता है, ऐसे कर कर सर्कुलर ऐसे घूमता जाता है। तो इस स्पिनिंग के कारण, इस स्पिन के कारण क्या होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। ये इलेक्ट्रॉन जो अपने एक्सिस पर स्पिन करता है ना, घूमता है ना, उसके कारण क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम फिजिक्स के टर्म्स में या केमिस्ट्री के टर्म्स में डोमेन बुलाया करते हैं। समझा, मैग्नेटिक मोमेंट मतलब डोमेन। और ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना, इसका ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिखेगा। क्या मैं बोला फिर से समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अपने एक्सिस पर स्पिन करते हैं, इस स्पिन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए देखोगे जब भी हम डोमेन मैग्नेटिक मोमेंट बनाएंगे तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देंगे, और उसको हम क्या मैग्नेटिक मोमेंट को ही हम लोग डोमेन बुलाया करते हैं, डोमेन। ये समझा। तो अब ये इतना समझ गया तो इसमें पहला पॉइंट लिखो, all domain are aligned in the direction of magnetic field. All domain are aligned in the direction of magnetic field, and पहले all domain are aligned, all domain are aligned, all domain are aligned in the direction of magnetic field, and alignment remains same even after the removal of magnetic field, even after the removal of magnetic field. देखो ये समझो, Sir, even after the ये जो डोमेन दिखा रहा हूं, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट दिखा रहा हूं, बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी मेटल्स पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए ना, तो इसमें देखोगे ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा डिफरेंट डायरेक्शंस में होगा। जैसे इस कुछ अलग रेंडमली सब मूव कर रहा है, जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सब जो डोमेन देखोगे एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। तो ये हम क्या लिखूंगे, बिफोर अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, और जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, ये सब जो डोमेन होगा एक डायरेक्शंस में अलाइंड हो जाएगा। और ये कौन डायरेक्शन में, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ना उसी डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा। आफ्टर अप्लाइंग ये जो है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, डोमेन या मैग्नेटिक मोमेंट। तो अब जो लिखा गया है आई थिंक दैट आपको समझ में अब आ रहा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के पहले डोमेन डिफरेंट डायरेक्शन में था, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो ऑल डोमेन्स आर अलाइंड इन ए सिंगल डायरेक्शन एंड दैट इज इन द डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जरूर ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शंस में होगा,
ये समझ में आ गया। ये जो होगा ना, इसी को हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं। ये देख रहा, मैग्नेटिक फील्ड हम लोग रिमूव कर दिए, उसके बाद भी इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, लिख लो परमानेंट, इट विल बिहेव एज परमानेंट मैग्नेट। चलो उसके बाद नेक्स्ट, ये चौथा जो है दैट वन इज, टोटल 5 है। चौथा दैट वन इज एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरो मैग्नेटिक। इसमें लिख लो पहला पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ डोमेन आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल नंबर ऑफ डोमेन आर अलाइंड इन अपोजिट डायरेक्शंस। equal number of domain are aligned in opposite directions। मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं, देख रहे हो, 2 डोमेन इस डायरेक्शन में, तो 2 डोमेन अपोजिट डायरेक्शंस में। इसमें सेम डायरेक्शंस, इसमें इक्वल एंड अपोजिट, ये फर्क है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के पहले रैंडमली मूव कर रहा था, जब अप्लाई किए तो इक्वल एंड अपोजिट हो गया। ये ध्यान रखना है आपको। इसका एग्जांपल ध्यान रखना, MnO Mn2O3, इसमें जो म्यू होता है, ये ध्यान रखना, म्यू 0 होता है, मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। एग्जाम्पल, हाँ इसका एग्जाम्पल लिख लेना फेरोमैग्नेटिक का। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, आयरन कोबाल्ट निकेल, आयरन कोबाल्ट निकेल, क्रोमियम ऑक्साइड, ये पूछ चुके हैं क्रोमियम ऑक्साइड, तो इसको ध्यान रखना है। आयरन कोबाल्ट निकेल क्रोमियम ऑक्साइड। तो चलो, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक भी समझ में आ गया होगा। फेरोमैग्नेटिक में एक डायरेक्शन में, इसमें इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शंस। नेक्स्ट जो 5th है दैट वन इज, लास्ट है दैट वन इज फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक, फेरी मैग्नेटिक। इसमें एक पॉइंट लिख लेना, अनइक्वल नंबर ऑफ डोमेन आर अलाइंड। unequal number of domain are aligned in opposite directions। in opposite directions। और इसमें डायग्राम बना लेना। ये डायग्राम बना लेना। अब ये तीनों में फर्क आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें जो म्यू होगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0। और इसमें एग्जांपल ध्यान रखना, Fe3O4, इसको मैग्नेटाइट बोलते हैं, मैग्नेटाइट। और एक और एग्जांपल होता है फेराइट, होता है फेराइट। फेराइट किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Fe2O4 या जिंक Fe2O4। जिसमें Fe2O4 आ जाता है ना, उसको फेराइट बोला जाता है। तो इसमें मैग्नीशियम फेराइट, जिंक फेराइट। तो ये भी ओवर हो गया, और इसी के साथ ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद कल से हम नया चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे, दैट वन इज सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी।